हेलो गाइस, सभी को नमस्कार। मैं दीपक और आज हम एक नए अध्याय को लेकर के आए हुए हैं जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कक्षा 10वीं में दो चर वाले रैखिक समीकरण अध्याय 3 में है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में जो भी आज ऑब्जेक्टिव होंगे और आने की संभावना है उसको हम लगभग सभी टॉपिक को लेने का प्रयास करेंगे। इसमें यदि हम बात करते हैं सबसे पहले तो दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, थोड़ा सा हम इसका नाम लिख लेते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। अब मैं यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात करता हूं तो जैसा कि स्पष्ट है कि यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ दो चर, इसका मतलब ये है कि जो भी आपके सामने समीकरण है उसमें कितने चर आपको देखने को मिलेंगे, दो चर का मतलब होता है यदि एक x है तो दूसरा y होगा या एक x है तो दूसरा z होगा, मतलब डिफरेंट टाइप के चर होंगे, अलग अलग चर होंगे, वो भी कितने होंगे, दो। बात आगे होती है कि वह रैखिक होगा। रैखिक का मतलब होता है ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात जो अधिकतम होती है वो एक होती है, उसको अपन बोलते हैं रैखिक समीकरण। और चूंकि इसमें जो दोनों चर होंगे उनकी मैक्सिमम पावर 1 होगी, इसलिए अपन इसको कहते हैं कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं। तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड रूप है, एक मानक रूप है जिसको आप सभी को पहचानना चाहिए। और मानक रूप कभी कभी लिखने के लिए आता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए, तो इस मानक रूप को भी आप अच्छी तरह से देख लीजिए। ये होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्याएं होती हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर a कॉमा बी इज नॉट इक्वल टू 0। ये फुल कंडीशंस होती है किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के लिए रिप्रेजेंट करने की, दर्शाने की। आपको बताना होगा कि यहाँ पर ax प्लस बी वाई प्लस सी एक दो चर वाला रैखिक समीकरण का मानक रूप है। और यहाँ पर जो ए बी सी हैं हमारी वास्तविक संख्या हैं, रियल नंबर्स हैं, यानी वो धनात्मक भी हो सकती हैं, ऋणात्मक भी हो सकती हैं, वो संख्याएं बड़े में भी हो सकती हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एक कंडीशंस और लिखी हुई है, a कॉमा बी नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब होता है कि a और b का मान कभी भी शून्य के बराबर यहाँ पर नहीं हो सकता। उसका रीजन है कि यदि आप इस समीकरण में a की वैल्यू या फिर b की वैल्यू को 0 कर देते हैं तो आप पाएंगे कि ये दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं रह जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक समीकरण लिखा है 2x प्लस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं कि ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। यदि यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि a की वैल्यू 0 होती तो ये पूरा का पूरा जो टर्म है, ये पद है, ये 0 होता और हमारे पास केवल ये पोर्शन बचता, तो क्या ये दो चर वाला कहलाता? बिल्कुल नहीं। हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर केवल एक ही चर है, वो है y। तो कभी भी ध्यान रखिएगा, कभी भी स्टेटमेंट लिखना है तो हमें पूरा का पूरा रिप्रेजेंट करना है, पूरा का पूरा लिखना है, तभी हमें अच्छे नंबर मिलेंगे। अब बात करते हैं, ये तो हो गया पहला ऑब्जेक्टिव कि ऐसे बन सकता है, लिखने के लिए एक वाक्य में आ सकता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। अब बात करते हैं कि इसके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें संगत असंगत रैखिक समीकरण युग्म संगत हैं या असंगत, कितने हल होंगे, एक हल, दो हल या फिर अद्वितीय, ठीक है ना, बहुत सारे, या एक भी हल नहीं होगा। मतलब बहुत सारे टॉपिक आपसे घुमा फिरा करके पूछे जाएंगे। एक इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम कुछ चित्र बना लेते हैं और फिर उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको साफ कर लेता हूँ। यदि आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं मानक रूप, इसको वीडियो को पॉज करके। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार आता है। दो तीन स्ट्रक्चर हम यहाँ लिख देते हैं जिससे हमारी जानकारियाँ क्या मिलती हैं वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दो चीज़ें जान लेते हैं। व्यापक समीकरण, ये व्यापक समीकरण होते क्या हैं? ये व्यापक समीकरण वो समीकरण है जिससे हमें जो सवाल मिलता है उसमें दिए गए समीकरण की तुलना करके a1, b1, c1, a2, b2, c2 इस प्रकार की वैल्यू निकालते हैं। और वो कहीं और से नहीं बने हैं, आपने अभी स्टैंडर्ड रूप अभी देखा हुआ है, उसमें थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। तो आप देखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और इसी प्रकार यदि दूसरा बना है तो a2x प्लस b2y
प्लस C2 इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास ये दो जो व्यापक समीकरण हैं, इन्हीं की तुलना के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरह से कर पाते हैं। इससे ही हमें पता चलता है कि हमारे दिए गए समीकरण में हमारा A1 क्या है, A2 क्या है, ठीक है, B1 क्या है, B2 क्या है और C1 C2 क्या है। तो इस तरह से हम एक सारणी कंप्लीट कर लेते हैं। मान लीजिए आपके सामने 2-3 हम उदाहरण लिखेंगे, उसको गौर से देखिएगा। यहां मैं दो समीकरण युग्म ले लेता हूं। युग्म, सबसे पहले मैं एक समीकरण युग्म आपके सामने ले रहा हूं, आप इसको देखिएगा। 2x और यहां मैंने लिख लिया है, ये एक समीकरण युग्म है। आप देख पा रहे हैं मैंने पहले एक जोड़ा लिया हुआ, समीकरण युग्म का एक जोड़ा लिया हुआ है। इसको मैं पढ़ देता हूं। 2x प्लस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। अब आप जब इसकी तुलना यहां से करते हैं तो आप पाएंगे कि A1 के स्थान पर 2 है, B1 के स्थान पर 5 है और C1 के स्थान पर 6 है। इसी प्रकार यदि आप देखते हैं तो A2 के स्थान पर 3, B2 के स्थान पर 5 और C2 के स्थान पर 5 है। यदि हम यहाँ पर इनके अनुपात निकालते हैं तो हम पाएंगे A1 बटे A2, तो आप देखेंगे 2/3 5/5 के बराबर नहीं है, यानी A1 बटे A2 बराबर नहीं है किसके, अच्छे से देख लीजिए, A1 बटे A2 बराबर नहीं है किसके, B1 बटे B2 के। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। A1 बटे A2 यानी 2/3 बराबर नहीं होगा, स्वाभाविक सी बात है। 2/3 5/5 के बराबर तो होगा नहीं, नॉट इक्वल है। तो ये कंडीशन हमें पता होना चाहिए, और जब ये होता है तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। तो इस स्थिति में युग्म जो होगा, ठीक है, वो संगत होगा। दूसरी चीज, जो भी रेखाएं होंगी वो प्रतिच्छेदी होंगी। इसको डायग्राम से भी बताते हैं। और इसके हल कितने होंगे, केवल एक, या इसको अपन एक नए नाम से जानते हैं, अद्वितीय। ठीक है, तो भ्रमित नहीं होएगा। यहां पर हम देख लेते हैं, एक समीकरण हमने लिया, इसके अनुपातों की तुलना की और हमने पाया कि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के। इस स्थिति में जो हल होंगे, समीकरण युग्म जो होगा वो संगत होगा और रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी और केवल एक ही हल होगा। इसको एक डायग्राम से समझ लेते हैं। मान लीजिए एक रेखा यहां से ऐसे मूव कर रही थी और दूसरी रेखा इसको इस तरह से क्रॉस कर रही थी। ये है ना प्रतिच्छेदी की कंडीशन। दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो आप गौर से देखिएगा कि इन दोनों रेखाओं ने एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया। कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, एक पर। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ लिखा है कि भाई रेखाएं यदि प्रतिच्छेदी हैं तो केवल एक हल होगा, क्योंकि इनका जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो एक दूसरे को मिल रहे हैं, ये वो केवल एक ही पॉइंट है, इसलिए केवल एक हल होगा। और जब ये हल होगा तो बिल्कुल निश्चित है युग्म, जो भी समीकरण युग्म होगा वो संगत होगा। तो ये कॉम्बिनेशन आपको पूरा पता होना चाहिए विद अनुपात के। इस अनुपात की कंडीशन में एक हल होता है, रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं, और जब हल होता है तभी युग्म संगत होता है। कुछ और कंडीशंस देख लेते हैं अपन। अभी हम एक और ले लेते हैं। हमने लिया 2x धन 5y धन 6 बराबर 0, और हमने लिया एक और 3x प्लस, यहां पर हम ले लेते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, 2x कर लेते हैं 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हमने एक चीज देखी कि यहां पर जो हमारे दोनों समीकरण हैं वो लगभग सेम है। कभी कभी इसको हम यदि अनुपात की तुलना में बढ़ाना चाहें तो और भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ थोड़ा सा वेरिएंट चेंज करता हूँ, तो यहाँ मैं 4 कर सकता हूँ, और यहाँ पर मैं 5 दूनी 10 कर सकता हूँ, यहाँ 6 दूनी 12, ऐसा भी कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के ले सकते हैं, लेकिन आपको चेक करना है। अभी यदि हम A1 बटे A2 करते हैं यहाँ पर इस तरीके से, तो A1 बटे A2 मतलब 2/4 मतलब 1/2 होता है। 5/10 करते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये भी 1/2 होता है। 6/12 ये भी 1/2 होता है। एक चीज़ समझ में आती है कि A1 बटे A2 जो है वो बराबर है किसके, B1 बटे B2 के, और ये भी बराबर है किसके, C1 बटे C2 के।
तीनों के तीनों अनुपात आपस में एक दूसरे के बराबर हैं। और जब ये तीनों आपस में एक दूसरे के बराबर हैं तो हम ये कह सकते हैं कि भाई क्या स्थिति निर्मित होगी, देख लेते हैं। तीनों बराबर हैं, तीनों मान एक दूसरे के बराबर हैं, तो एक रेखा यदि मूव कर रही थी तो दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर से ऐसे निकल गई, यानी एक के पॉइंट दूसरे में एग्जिस्ट कर गए, मिल गए आपस में। अब आप कितने हल निकाल सकते हैं? आप खुद जानते हैं कि जो एक रेखा होती है वो असंख्य बिंदुओं का समूह होती है, अपरिमित बिंदुओं से मिलकर बनी होती है जिसकी कोई संख्या नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि यहां पर एक नहीं, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और जब अनेक हल अभी भी हल हो रहे हैं तो ये भी क्या होगा, युग्म, ये भी संगत। ठीक है, इसके बाद हम ये बता सकते हैं कि जब रेखाएं संगत की कंडीशन हो चुकी है, रेखाएं अपन देखें किस तरह की कंडीशन में मिल रही है, एक दूसरे के ऊपर पूरे पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि रेखाएं कैसी हैं, संपाती। ये कंडीशन कहलाती है संपाती की, जब एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर पर बिल्कुल सीधा सीधा मिल जाए। अब थर्ड कंडीशन हमारे साथ एक और आती है, जब वो रेखाएं इस तरह से चलती हैं। अब ये सब जानते हैं किस तरह रेखाएं हैं, मतलब ये रेखाएं कभी भी, कितना भी हम इसको बढ़ा लें, एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो इसके लिए भी हम एक चार्ट बना लेते हैं और समीकरण ले लेते हैं अपने मन से। तो हमने देखा यहाँ पे हमने लिया 2x, यहाँ लिया 5y और यहाँ पे ले लिया -6 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 10y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यदि अपन इसको सॉल्व करते हैं a1/a2, b1/b2 और c1/c2, तो हम पाएंगे कि a1/a2 बराबर तो है b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है किसके, c1/c2 के, क्योंकि ये -1/2 आएगा। अब इस कंडीशन में क्या होता है, रेखाएं कैसी होती हैं, रेखाएं होती हैं समांतर। 1 by 1 पॉइंट पकड़ना है अपन को, रेखाएं होती हैं समांतर। और जब रेखाएं समांतर होती हैं तो आप खुद देखिए, जब रेखाएं एक दूसरे से मिल ही नहीं रही हैं, रेखाएं ना एक दूसरे के ऊपर संपाती हो रही हैं, ना रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, कोई कनेक्शन नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि इनका कोई भी हल नहीं होगा। तो आप लिखेंगे कोई हल नहीं होगा। और जब कोई हल नहीं होगा तो आप लिख लेंगे कि समीकरण युग्म कैसे हैं, असंगत है। तो यदि ये चार्ट आपका कंप्लीट है तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं कि आपका कैसा भी ऑब्जेक्टिव आ जाए, आपका कैसा भी ऑब्जेक्टिव घुमा फिरा किया जाए, आप बेहतरीन तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं। तो ये हैं आपके क्वेश्चंस दो चर वाले रैखिक समीकरण से, वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने अभी पहले बताया। सबसे पहले एक मैं रिकॉल कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ सभी चीज़ें, कंटेंट जो थे। सबसे पहले आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण को पहचानना सीखना होगा, उसका स्टैंडर्ड रूप देखना है क्योंकि वो लिखने के लिए भी आता है। दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं। कभी कभी एक क्वेश्चन दे देगा, आपसे पूछ लेगा भाई उसमें रेखाएं किस कंडीशन की प्रतिच्छेद कर रही हैं, ठीक है, या संपाती हैं या समांतर हैं। कभी पूछ लेगा उस समीकरण युग्म के कितने हल होंगे, एक होगा या फिर अनेक होंगे या फिर कोई भी नहीं होगा, या फिर पूछ लेगा कि युग्म संगत है या असंगत है। तो कहने का मतलब ये सब की सब कंडीशन इन तीनों के जो लिखे हुए हैं ना स्थितियां, इन तीनों स्थितियों के अनुपात से डिपेंड करती हैं। तो आपका काम है चेक कीजिए, चेक करने के बाद आप वेरीफाई कीजिए और जो पूछा जा रहा है उसका आंसर बेहतरीन तरीके से दीजिए। तो आई होप ये सभी जितनी भी इम्पॉर्टेंट कंटेंट थे आपके दिमाग में सेट हो गए होंगे। इसका रिवीजन कीजिए बहुत अच्छे तरीके से। और रही बात इम्पॉर्टेंट की, तो इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, आप अच्छे से प्रयास कीजिए। जो भी इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वाली श्रृंखला होगी वो मैं अलग वीडियो इनके लिए बनाऊंगा। अभी फिलहाल ऑब्जेक्टिव के साथ जो भी और चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़ते हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।